जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है संविधान का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। संविधान, सम इज बराबर होता है विधान मीन्स कानून, सबके लिए बराबर कानून। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 2 है। भाग 2 में आता है आर्टिकल जो है ये 5 से लेके 11 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। इसमें जो है हमने 5 से लेके टोटल 11 तक बता दिया है, ठीक है। ये 5 है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, वो भी अधिवास के आधार पे, ठीक है। छठवां ये बताएं कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आए उसके लिए, और भी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आएगा, 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा तो उसके लिए जो है परमिट रूल, जो है परमिट रूल, ये फॉलो नहीं होगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसको ये फॉलो करना होगा, यानी अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। आर्टिकल 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चला गया हो, भारत से कब चला गया हो? 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया हो, उसके बाद पाकिस्तान से भारत आ रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आर्टिकल 6 ही अप्लाई होगा, क्योंकि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आ गया होगा तो दस्तावेज नहीं लगेगा। 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो दस्तावेज लगेगा, यानी आर्टिकल 6 जो है आर्टिकल 7 के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई विदेशों में है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर वो शिक्षा के लिए गया हो, पर स्वास्थ्य के लिए गया हो, पढ़ाई के लिए, जो भी करने के लिए गया हो, कमाने के लिए गया हो, तो उसकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 9 कहता है कि सटला तो गईला बेटा, यानी अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लिए, दूसरे देश की नागरिकता अपने स्वेच्छा से ग्रहण की, कि आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे भारत की जो एम्बेसी है वो टुकुर 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 देखती रहती है। क्या करती है? टुकुर टुकुर देखती रहती है कि कौन छोड़ रहा है, कौन जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है ना। समझ रहा है? तो हमारे भारत की जो नागरिकता है आपके 9 के तहत चली जाएगी अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी यथास्थिति जब तक आप कोई ऐसा काम न करें जो देश विरोधी हो, ठीक हो, जो देशद्रोही वाला काम हो, ठीक है। हमने आपको समझाया भी था कि आपकी नागरिकता तो छीन सकते हैं आर्टिकल 10 के तहत। और आर्टिकल 11 के तहत है कि भारत का जो है संसद का गृह मंत्रालय है, उसके पास अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी। तो हम आपको बताए थे कि अमित शाह को यही न लग रहा है कि राहुल गांधी जो है चुनाव जीत जाएंगे 2024 का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो जो है राहुल गांधी की, कन्हैया कुमार की, अखिलेश यादव की, जो तेजस्वी यादव के लोगों की नागरिकता ही समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो विपक्ष में कोई बचेगा नहीं, तो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक यथास्थिति आप कोई देश विरोधी काम न करें, ठीक है। इतना हम आपको बता चुके थे। इसके बाद हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए थे कि आर्टिकल जो 11 है, जो आर्टिकल 11 है, इसमें यह कहा जाता है कि हमारे संसद के पास ये अधिकार है कि वो हमारी जो संसद है वो संसद का गृह मंत्रालय जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? हमारी संसद के गृह मंत्रालय के पास है। किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब जो है इसी के तहत हमने 1955 में नागरिकता संबंधी अधिनियम लाया था। क्या लाया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में हमने लाया था। पहली बार यही आया है। अगर आपसे कभी पूछे भारत में पहली बार नागरिकता संबंधी नागरिकता संबंधी अधिनियम कब लाया गया, अधिनियम कब लाया गया? तो 1955 में, ठीक है। अब इसके तहत हमने 5 प्रकार की नागरिकता देने की बात की थी और 3 प्रकार की नागरिकता छोड़ने की बात की थी, ठीक है। 5 प्रकार में आपकी जो नागरिकता थी, पहले थी जन्म के आधार पे, दूसरा था वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, चौथा है देशीकरण, ठीक है, और 5वां है भूमि अर्जन। क्या है? भूमि अर्जन, ठीक है। और आपको छोड़ना कितने आधार पे है? 3 आधार पे आप छोड़ सकते हैं। परित्याग कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, या तो बर्खास्त हो जाए आपकी, या तो आप वंचित हो जाए, ठीक है। इन 3 आधार पे आपकी नागरिकता चली जाएगी और इन 5 आधार पे आपको नागरिकता भारत के गृह मंत्रालय आपको देगी, ठीक है। हमने जो है आपको ये दोनों पढ़ा दिया है, जन्म और वंश हमने क्या किया है? आपको पढ़ा दिया। काफी गर्मी है,
पंखा चल रहा है लेकिन इसके बाद भी ठंडी नहीं लग रही है। ठीक है। हालांकि रवि किशन एक बात बोलते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो पसीने से नहाते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं कि जो जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ठीक है। तो उसी चीज को जो रवि किशन जी बोलते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पसीने से नहाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हेलीकॉप्टर उनके पास एसी वाला, जहाज उनके पास एसी वाला, करोड़ों की जहाज है। ठीक है। संसद भवन में एसी लगा, ये इतना महंगा विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है। रेंज रोवर से चलते हैं उसमें एसी लगा ही है, उसके आगे तो बत्ती लगाते हैं वही दिखते हैं। इसके बाद भी उनको गर्मी हो रहा है और रवि किशन जी बोल रहे हैं कि पसीने से नहाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है किस तरीके से बोलते हैं। इतना सब करने के बाद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गर्मी हो तो तकलीफ वाली बात है भाई। ठीक है। तो हमने जो है कितने प्रकार से आपको बता दिया है, 2 प्रकार से बता दिया है, जन्म और वंश। कल बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे आपको कि जन्म का जो आधार पहली बार क्या था। हम बताए थे ये 5 प्रकार की नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है, हमने जन्म के आधार पर बताया था कि पहली बार जो हमारे यहाँ अधिनियम बनाया गया तो उसमें ये कह दिया गया कि हमारे यहाँ कौनो जन्म लेगा तो भारत का नागरिक होगा, जैसे अमेरिका में है। ठीक है। लेकिन 1986 में हमने संशोधन कर दिया। हमने ये कह दिया 1986 में कि 1986 में संशोधन करके कह दिया कि पिता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पिता उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक। 1986 में हमने संशोधन किया तो उसमें हमने बोल दिया कि जो है अब क्या है, इसमें पिता एक नागरिक होना चाहिए। ठीक है। या दोनों में से, माता या पिता में से दोनों एक। जैसे पहली बार क्या था, कोई भी 1955 में बना था तो कोई भी पहला, लेकिन 1986 में संशोधन हुआ तो ये कहा गया कि माता या पिता में से दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दोनों में से कोई एक। कब? 1986 में। पहली बार तो कोई हमारे यहाँ जन्म लेगा, पाकिस्तान किया जाएगा, कत्तो किया जाएगा, हमारे यहाँ का नागरिक हो जाएगा। लेकिन 1986 में जब संशोधन किया गया तो उसमें से कह दिया गया या तो माता या तो पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। फिर हमारे भारत को सूझा और 2003 में संशोधन की ओर कही कि या माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है। माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और इन माता या पिता में से जो भारत का नागरिक है उसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास जिस देश का है उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? वैलिड प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि इसका जो मिसयूज करते थे कश्मीर वाले में, हमारे यहाँ जब 370 था उससे पहले तो वो लोग बहुत मिसयूज करते थे। वो लोग हमारे जम्मू कश्मीर में लड़कियों से शादी करते थे, उनके पास हो जाती थी भारत की नागरिकता। वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति वहाँ की महिला से शादी करता था तो भारत की नागरिकता छीन जाती थी, उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती थी। अगर वहाँ की लड़की कोई भारत के अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। ऐसा तो सिस्टम था वहाँ पे। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर जो भी व्यक्ति है दूसरे देश का, ठीक है, उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है चीज? कौन सा संशोधन किया गया? 2003 में। इतना हो गया जन्म के आधार पे, ये बताएं हम आपको। फिर था वंश के आधार पे। वंश के आधार का मतलब था कि हमारे देश के लोग जो हैं बाहर भी रह रहे हैं। ठीक है। हमारे जो देश के लोग हैं बाहर भी रह रहे हैं। ठीक है। तो हमने जब संशोधन किया तो हमने कहा कि हमारे भारत के किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है अगर 1955 में जब बना तब की बात है, अगर उसका पिता भारत का नागरिक हो। ठीक है। क्या है? अगर उसका जो पिता है वो भारत का नागरिक है तो उसको जो है वंश के आधार पे मिल जाएगा। ठीक है। पिछले क्लास में समझाए हैं, उसको देख लीजिए जाके। ठीक है। पिता जो है उसको जो है, अगर पिता जो है भारत का है, उसकी माता कहीं की भी, उससे नहीं मतलब, अगर पिता भारत का है तो जो है उस लड़के को जो उसकी नागरिकता मिल जाएगी। ये चीज सूझा हमारे यहाँ की महिलाओं को भी। उन्होंने कहा ये बताइए भैया, 9 महीने पेट में पाल रहे हैं हम, उनका काम, उनका तो काम सिर्फ 1 दिन का है। 9 महीने पेट में पाल रहे हैं हम, बच्चों को ढो रहे हैं हम, लालन पालन कर रहे हैं हम, इसके बाद है कि उनको उनके आधार पर नागरिकता दे दीजिए। काहे भैया, हम काहे पीछे रहे इसमें? ठीक है। तो 1992 में हमारे यहाँ की महिलाओं को ख्याल आया। 1955 के बाद जब संशोधन हुआ तो 1992 में हमारे यहाँ की महिलाओं को ध्यान चढ़ा कि नहीं, हमें भी जो है, हमारे पास भी अधिकार है कि हमारे बच्चे नागरिकता संबंधी अधिकार, मतलब नागरिकता संबंधी कानून बन जाएगा तो उनको नागरिकता मिल जाएगी अगर हमारे बच्चे रहे, हम अगर भारत के। तो जैसे अब इसमें क्या किया गया कि माता या पिता
कोई भी हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दोनों को दे दिया गया। क्या किया गया? या तो आप माता के भारत की हैं तो उनके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी वंश के आधार पे, या तो पिता है तो उनके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी वंश के आधार पे। समझा रहा है? अब इसके तहत जो है सानिया मिर्जा आ गई, ठीक है, आपकी प्रियंका चोपड़ा आ गई, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा आ गई, सीमा हैदर आ गई, ठीक, ये लोग जो है इनके बच्चों को जो है नागरिकता मिल जाएगी वंश के आधार पे। ठीक है, सीमा हैदर को मिलेगा सचिन के आधार पे, प्रियंका चोपड़ा के बच्चों को मिलेगा प्रियंका चोपड़ा के आधार पे, एक और किसका नाम लिखे हैं, सानिया मिर्जा को मिलेगा सानिया मिर्जा के बच्चे के मतलब उसके नागरिकता के आधार पे। ठीक है, समझा रहा है इतना? यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हमको पढ़ाना है पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन हमारे देश में नागरिकता पंजीकरण के आधार पर कैसे मिलेगी? ठीक है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। हमने प्रावधान किया कि मान के चलिए कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है, भारत में कोई जॉब कर रहा है और भारत पसंद आ गया उसको, ठीक है, और उसका माना कि हम भारत की जो है सिटीजनशिप ले लें, नागरिकता ले लें। ठीक है, तो उसको किस बेस पे दिया जाए? हम किसी पे कैसे विश्वास कर लें? अगर पाकिस्तान का भी कोई व्यक्ति आए और वो कहे कि नहीं हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, हम आपकी नागरिकता चाहते हैं, ठीक है, तो हम उस पर कैसे विश्वास कर लें? क्योंकि जिस व्यक्ति पे हम विश्वास करने जा रहे हैं, हम अगर किसी भी व्यक्ति को अपने भारत का नागरिक मानते हैं तो हमारे यहाँ ये नियम नहीं है कि अगर हमारे यहाँ जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, हमारे यहाँ नागरिकता लिया है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अमेरिका में यही सिस्टम है, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ अगर हमारे देश का नागरिक हो गया है तो वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये काम चुट्टा पाकिस्तानों कर सकता है, तो 7 साल रह लेगा कोई उसका, और राष्ट्रपति वहां से खूब पैसा भेजेगा और किसी पार्टी को पैसा, हमारे देश में जनते हैं चुट्टा से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा सिस्टम लाए थे तो खैर हटा दिया गया है, ये लाए थे सब, वो खूब पैसा भर देगा किसी पार्टी को और उस पार्टी से बन जाएगा राष्ट्रपति और पूरे देश पे शासन करने लगेगा। ये सब सिस्टम है। तो बाय रजिस्ट्रेशन हम किस पे विश्वास कर लें, किसी नागरिकता दे दें? ठीक है, तो हमने कहा कि अगर जो व्यक्ति है, अगर वो लगातार 7 साल तक हमारे भारत में रह रहा है, ठीक है, लगातार जो है 7 साल तक अगर हमारे भारत में रह रहा है, ठीक, अगर वो 7 साल रह जाता है तो 7 साल बाद वो जो है हमारे गृह मंत्रालय में जाएगा, ठीक है, गृह मंत्रालय के पास जाएगा और उसे अपने कागज पे लिखेगा। अब जब गृह मंत्रालय के पास जाएगा तो गृह मंत्रालय कहेगा कि भैया ये बताइए कि जब आप 7 साल पहले आए थे तो आपके पास पासपोर्ट था, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट रहा होगा, आपके पास वीजा रहा होगा, ठीक है, और आप उस देश के नागरिक रहे होंगे, ठीक है, क्या रहे होंगे? आप उस देश के नागरिक रहे होंगे। ये 7 साल बाद के प्रावधान है, क्योंकि हम अगर आपको नागरिकता देंगे तो उसका कोई तो बेस होना चाहिए ना। हम मान के चलिए कि पाकिस्तान को कोई व्यक्ति उसको दे रहे हैं, हम इसलिए इसको ले रहे हैं कि थोड़ा इसके प्रति विरोधाभास है, तो हम इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। हम पाकिस्तान के व्यक्ति को ले रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति मान के चलिए उसके पास पासपोर्ट भी है, उसके पास वीजा भी है और उस देश का वो नागरिक उसके पास वो भी है, और वो पूरा प्रपंच रच किया गया है कि हम ये सब सिस्टम, जैसे वहाँ पर कोई जासूस भी तो आ सकता है, हमारे भारत रह सकता है, हम सब जान नहीं पाता है कोई। हमारे यहाँ के जासूस कई थे, हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ना बताए होते तो हम कहिए उसका जो एटॉमिक बम का सिस्टम बना रहा था कहिए उड़ गया होता, उसका परमाणु बम को जिंदगी में ना बना पाया होता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बहुत सीधे बन रहे थे। हमारे देश के मोसाद को मोसाद करें, हमारे देश के राव को मराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारे देश के सबसे बुरे प्रधानमंत्री कहे जाने वाले हैं। हमारे यहाँ के 100 से ऊपर जो राव के एजेंट मार दिए गए पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब कोई जासूस है मान के चले पाकिस्तान का, उसे नागरिकता चाहिए तो उसे 7 साल का 10 साल के लिए रह सकता है, हर चीज उसको मिलेगा, हर एक चीज जो आपकी लाइफ से संबंधित है, हर एक चीज खुद ही पैसा देंगे सब इतना, ठीक है। तो अब उसके पास पासपोर्ट है, वीजा है, ये सब है, ठीक है। तो जब कभी भी ये 7 साल रह लेंगे, 7 साल रहने के बाद जब ये गृह मंत्रालय के पास जाएंगे तो अपना गृह मंत्रालय जो पासपोर्ट मांगेगा कि आप जब आए थे, जिस तारीख को आए थे उस पासपोर्ट हमको दिखाइए, जिस वीजा पे आए थे उस वीजा हमको दिखाइए, हाई जो है जो आप अमेरिका के आप नागरिक थे, ये वाला सिस्टम वो हमको दिखाइए कि हम वहाँ के नागरिक हैं चाहे पाकिस्तान के नागरिक हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप जो है दौड़ दौड़ के हर बार जो है पाकिस्तान न गए, जैसे इस 7 साल जब रहे हो तो इस 7 साल में आप 1-2 साल में कम से 1-2 दिन के लिए पाकिस्तान गए हो, सिर्फ 2-3 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। गए भी हो तो 1-2-3 दिन के लिए,
ठीक है, इसे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पासपोर्ट लेके आ गए भारत में तो आप आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 7 साल तो आपको लगातार रहना है उसमें। हाँ, सिस्टम दिया गया है कि एकाक 2-3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, फिर वापस आ जाइए आप। और वो भी जाएंगे तो हमारी एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे, एम्बेसी पूरा अपना बायोडाटा लिखिए, क्योंकि ये जो पासपोर्टवा से आप जा रहे हैं, जिस वीजा से जा रहे हैं ना, इस पे हर एक डेट लिखा जाता है, हर एक इन्फॉर्मेशन इसको दिया जाता है। ठीक है, समझा रहा है। तो पंजीकरण के आधार पर कैसे मिलेगा? अगर हमारे भारत में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है और 7 साल से रह रहा है, ठीक है, तो उसे पंजीकरण पे हम आधार पे नागरिकता दे देंगे। ठीक है, समझा गया सब सिस्टम? ठीक है, पंजीकरण हो गया ना। अब इसके आगे ये देशीकरण। पंजीकरण समझा गया, देशीकरण नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन देशी है, देशीकरण। देशीकरण का मतलब है कि हमारे देश की संस्कृति में ढल गया हो। ठीक है, हमारे देश की क्या हो, संस्कृति में ढल गया हो। संस्कृति का मतलब यह है, जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ कोई भाषा जानता हो, ठीक है, कोई कला हो हमारे भारत की हो, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं उसे मालूम होना चाहिए। ठीक है, या गाना गा रहा हो, गाना इसी कला के अंतर्गत ही आ गया। ठीक है, तो हमारे देश की भाषा जानता हो, जैसे अदनान सानी गाना गाए थे, तुम्हारा मिलना जरूरी था तुम्हारा बिछड़ना जरूरी था। गाना सुने होंगे, बहुत अच्छा गाना है। आज के समय में जो लोग चल रहे हैं अपने सिस्टम में, उनके लिए बहुत सही हो गाना। ठीक है, तेरी आंखों का दरिया का उतरना भी जरूरी था, ऐसा कुछ गाना उनका। तो अदनान सानी कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ठीक है, वो व्यक्ति पाकिस्तान के थे, लेकिन वो पिछले कई वर्षों से 10 साल से ऊपर से वो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, 10 साल से ऊपर से वो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को हमारे देश के कल्चर के बारे में पता हो, संस्कृति मालूम हो, हमारे यहाँ की भाषा मालूम हो, कला आता हो, कुछ गाना वगैरह जो है ऐसा आता हो, क्योंकि अगर भाषा वगैरह जानेंगे तभी तो आपको गाना वगैरह आएगा ना। ये सब चीजें जिसे मालूम हो, और उसके बाद वो पिछले 10 वर्ष से रह रहा हो, यहाँ पे लिखे ना, पिछले 10 वर्ष से हमारे भारत में रह रहा हो, तो उसे जो है हम नागरिकता दे देंगे। वहां भी पंजीकरण कराना था, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो आधार है, आपको भाषा आना चाहिए, संस्कृति आना, सब आना चाहिए। ठीक है, समझा रहा है चीज। और वहां पे क्या था, पंजीकरण में कोई विदेश का काम भी कर रहा है अपने यहाँ का, हमारे यहाँ ड्यूटी भी कर रहा है, तो लगातार 7 साल रह रहा है, तो उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। समझा रहा है। अभी जो पंजीकरण आप देखे हैं ये वाला, इसी से आया है आपका एनआरसी, सीएए, एनपीआर। यही मामला है, यही विवादित मामला है, हम समझाएंगे आगे। ठीक है, तो देशीकरण पे कैसे मिलेगा? नेचुरलाइजेशन पे हमारे देश की संस्कृति जानता हो, ठीक है, भाषा जानता हो, कला जानता हो, गाना गाता हो, और वो भी पिछले 10 वर्ष से रह रहा हो। ठीक है, और उस जो गाना गा रहा हो कभी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त न हो, हमारे देश के विरुद्ध कोई गाना न गाए, जो हमारे देश के विरुद्ध गाना गाए। जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मीडिया का मैं कभी कभी खोलता हूँ अपने यूट्यूब पे, डाल देता हूँ पाकिस्तान मीडिया का चैनल, डाल तो भारत के पक्ष में गाना गाते रहते हैं सब, भारत मुर्दाबाद जैसे गाना गवाते रहते हैं। ठीक है, कभी डाल के देखिए, उस बताएंगे सब। वो सब चुट्टा इतने हरामी है कि भारत के खिलाफ गाना गवाते। अरे भाई, तुम अपने देश का गाना गाओ ना, हम भारत के खिलाफ गाना गवाते हो तुम लोग। ठीक है, तो कैसे मिलेगा? देशीकरण के आधार पे ये सब कल्चर वगैरह, भाषा विज्ञान वगैरह भारत का आपको आना चाहिए, और 10 साल से आप रह रहे हो। ठीक है, अब पंजीकरण में क्या था? 7 साल था, सॉरी, पंजीकरण में क्या था? 7 साल था। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, पंजीकरण में क्या था? 7 साल था। देशीकरण में क्या है? 10 साल रहेंगे। ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला है भूमि अर्जन। भारत सरकार ने कोई भी भूमि अर्जित कर लिया हो, क्या कर लिया हो? भूमि अर्जित कर लिया। जैसे सिक्किम को 35वां 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को हमने मिला लिया 1975 में। ठीक है, तो जब सिक्किम को भारत में मिला लिया, तो वहां के व्यक्ति को नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है ना, हमारा परम कर्तव्य है उन्हें नागरिकता देना। ठीक है, तो हम उन्हें किस आधार पर नागरिकता देंगे? तो हमारे यहाँ जोड़ा गया कि भैया, अगर हम किसी भी देश की भूमि को अर्जित कर लेते हैं, तो वो जो है हमारे भारत के नागरिक वो लोग होंगे। इनको तो बहुत आसानी से मिल जा रहा है। ठीक है, इनको बहुत आसानी से मिल जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हमारे भारत में शामिल होंगे, 1 साल में इनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि हमारे भारत का क्षेत्र हो गया ना। ठीक है, तो सिक्किम जो है
ऐसा पहला राज्य है जिसे हमने भूमि अर्जन के आधार पे दिया है। अच्छा, यही बदलाव हमने किया है अभी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, कुछ जमीनों को लेकर हमने ज़्यादातर बांग्लादेश को दे दिया है, तो वहाँ भी जो है कुछ जनसंख्या इधर उधर बदली है, तो उनके भी जो है हमने जो है इस आधार पे भूमि अर्जन के आधार पे हमने उनको क्या किया है, नागरिकता दे दिया है। ठीक है, 5 प्रकार की नागरिकता समझ में आ गई। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और भूमि अर्जन के आधार पे। ठीक है, समझा? ये सब आधार है आपका नागरिकता पाने का। नागरिकता खोने का क्या अधिकार हम बताएं? यहाँ आइए, क्या बताएं? नागरिकता खोने का अधिकार, ये 3 प्रकार से आप नागरिकता खो सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ये 3 प्रकार से आप नागरिकता खो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? परित्याग। परित्याग है, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका मन है कि हमें भारत अच्छा नहीं लग रहा है, से हाल ही में डाटा है, पिछले 2-3 साल का डाटा है कि लगभग 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 1-2 साल का डाटा है, पिछले 2 साल में, 2-3 साल में 2-2.5 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। हम पूरा डाटा उसका देख के आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या किया गया, क्योंकि एनआरसी जब समझाएंगे तो वहीं पे आएगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर हमारे देश की नागरिकता छोड़ना चाहता है, ठीक है, तो वो छोड़ के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो हमारे देश की नागरिकता क्या कर सकता है? वो परित्याग कर सकता है। हमारे देश की नागरिकता को क्या कर सकता है? परित्याग कर सकता है। ये भी कब के लिए है? ये 1955 के आधार पर बनाया गया है। जब 5 प्रकार की देने की बात की गई थी, तो 3 प्रकार से चले जाने की भी बात की गई थी। तो अगर आप स्वेच्छा से छोड़ दिए हमारे भारत की नागरिकता, उसे ही कहते हैं परित्याग। तो आप जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं, तो हमारे यहाँ की आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए, उसमें बाध्य नहीं है कि आप भारत में ही रहिए। आज हाल ही में वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान सरकार कह रही है कि जिसको भारत पसंद नहीं पाकिस्तान चला जाए, तो कैसे जाएगा? परित्याग करके ही जाएगा ना। ठीक है, परित्याग करके जाएगा। ठीक, दूसरा है बर्खास्त। करना। ठीक है, बर्खास्त करना का मतलब ये है कि आपने क्या किया है कि हाई जो हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, यहाँ पे हाई जो पढ़ाए हैं आपको, पाकिस्तान से आए हैं और 7 साल पे आप नागरिकता लिए हैं। ठीक है, तो बीच में जो 7 साल आप रहे हैं, इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं? कोई आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं रहे हैं? ज्यादा पाकिस्तान आए गए तो नहीं रहे? कहीं विदेशी दौरे पर ज्यादा रहे तो जैसे पाकिस्तान नहीं गया, तो कहीं और विदेशी दौरे पर तो नहीं गए? क्योंकि आप वहां से चले गए वहां और वहां से चले गए अपने देश, कौन देखा वहां से? ठीक है, तो अगर ऐसी कोई गतिविधि आपकी लिप्त मिली, ऐसी कोई गतिविधि आपकी पाई जाएगी, तो आपकी नागरिकता क्या होगी? बर्खास्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? बर्खास्त। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, गौवा में कहते हैं हम लोग, जैसे नहीं कहते हैं कि गौवा में हम लोग कहेंगे कि करे दगाबाजी से तू ले लेगा नागरिकता, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। ठीक है, तो दगाबाजी वगैरह से जो नागरिकता लेगा उसे हम लोग कहेंगे बर्खास्त। क्या कहेंगे? बर्खास्त। ठीक है, उनकी नागरिकता स्वतः बर्खास्त कर दी, हमारा गृह मंत्रालय ही कर देगा। ठीक है ना, कौन कर देगा? गृह मंत्रालय ही कर देगा। समझा गया? और तीसरा है वंचित। वंचित का मतलब यह है कि भारत सरकार जबरदस्ती कर देगी। यानी अगर आप पागल हैं, ठीक है, पागल हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ पुतिन आ रहा है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ पुतिन घूम रहा है, और हम पागल हैं, गए ऐसे ऐसे घूमते गए और पुतिन के मुंह पे थूक दिए, थूक कर दिए। ठीक है, हमारे देश की भारत जो गृह मंत्रालय हमारी नागरिकता छीन लेगी। हम बताएं आपको ना कि आपकी नागरिकता किस आधार पर? आर्टिकल 10 के तहत चली जाएगी। ठीक, यथास्थिति जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करें। तो अगर आप देश विरोधी कोई काम करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे देश के खिलाफ कुछ बोलते नजर आते हैं, तो आपकी नागरिकता जो है, आपको जो है भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा। समझ में आया? क्या कर दिया जाएगा? आपको वंचित कर दिया जाएगा हमारे भारत की नागरिकता से। तो 5 प्रकार से आप क्या करते थे? नागरिकता पाते थे, और 3 प्रकार से नागरिकता क्या करते थे? आप खोते थे। समझ आ गया? तो हमने जो है अब तक जितने संशोधन हुए हैं इस 1955 वाले में हमने बता दिया है। ठीक है, जो 1955 में जब जन्म का बना तो उसमें 1986 में भी हुआ, 2003 में हुआ। ठीक है, जब वंश का बना तो 1955 में तो बना ही, 1992 में भी हुआ, फिर 2004 में हुआ कि जो व्यक्ति विदेश में जन्म ले रहा है उसका जो है कम से कम 1 साल के अंदर वो एम्बेसी में जाके लिखवाएगा कि इनका नाम है, इनके बाप का नाम है, इनकी मम्मी का नाम है, यहाँ घर है,
हमारे भारत में, वहाँ एम्बेसी में लिखवाएगा विदेश में, यहाँ घर यहाँ के निवासी हैं, ये सब देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो है संशोधन किया गया है, ऐसे ऐसे किया गया है। ये सब जो है नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ लेने का और देने का। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब पढ़ना है NRI। ठीक है, क्या पढ़ना है? NRI, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। PIO क्या होता है? ठीक है, ठीक, ये सब जो है NRI PIO, ठीक, ये सब हमको पढ़ना। जैसे विदेश के लोग हैं तो हम उनको जो नागरिकता दे रहे हैं या कुछ ऐसे सिस्टम दे रहे हैं, ठीक है, कुछ छूट देते हैं कुछ लोगों को, ठीक है, वो सब सिस्टम कैसे होता है वो जो है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। समझा गया? कब बताएंगे? अगले क्लास में। तो हमें आशा है कि हम जो इतना बताए हैं आपको, मेरा ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।